Assalamualaikum everyone. Today we will discuss section 3.6 which is create a dynamic website. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है और उसको किस तरीके से डिवेलप किया जाता है। इससे पहले हमने स्टैटिक वेबसाइट को डिस्कस किया, स्टैटिक वेबसाइट को पढ़ा, उसको गो थ्रू किया। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होती है कि उस वेबसाइट के ऊपर जितना कंटेंट नजर आ रहा होता है वो हर यूजर के लिए सेम होता है। जो भी यूजर उस वेबसाइट को ओपन करता है उसको सेम कंटेंट नजर आता है। अगर हम लोग न्यूज वेबसाइट की बात कर लें, फॉर एग्जांपल वो एक स्टैटिक वेबसाइट है। एक यूजर ने न्यूज की वेबसाइट ओपन की, उसको सेम न्यूज शो हो रही है। इसी तरीके से अगर किसी और यूजर ने वही सेम वेबसाइट ओपन की है, उसको सेम कंटेंट शो होगा। लेकिन अगर हम लोग डायनामिक वेबसाइट की बात करें तो हर यूजर के लिए डायनामिक वेबसाइट डिफरेंट होती है, उसको डिफरेंट तरीके से कंटेंट शो हो रहा होता है, डिफरेंट डाटा शो हो रहा होता है। अगर हम लोग बात कर लें कि एक कंपनी की वेबसाइट है और उसके अंदर जितने वर्कर्स हैं उनके मतलब वो अपने उस वेबसाइट को यूज करते हैं। अब एक वर्कर है या एक एम्प्लॉय है, वो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके उस वेबसाइट के अंदर एंटर होता है। तो उसको शो होता है अपना नेम, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी सैलरी की डिटेल। लेकिन एक और वर्कर है उसी एम्प्लॉय का या उसी एक वर्कर है उसी कंपनी का बेसिकली। और वो क्या करता है कि वो भी सेम पहले यूजर की तरह अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है। तो उसको डिफरेंट उसका जो नेम होगा वही शो होगा, ठीक है। उसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर शो होगी, उसको अपनी सैलरी की डिटेल शो होगी। इस तरह से डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है कि हर यूजर का जो डाटा होता है या कंटेंट होता है वो उसको डिफरेंट वे में शो हो रहा होता है या डिफरेंट डाटा या कंटेंट शो हो रहा होता है। A dynamic website is a website that can automatically change its content based on user action or input without reloading the whole page. अब डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि इसमें जो कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होता है यूजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर यूजर को डिफरेंट कंटेंट शो होगा, वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या जो इनपुट एंटर कर रहा है उसको वही कंटेंट शो होगा। जिस तरह से उसने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय ने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, उसको डिफरेंट कंटेंट शो हुआ, उसको अपना नेम शो हुआ, उसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर शो हुई, उसको अपनी सैलरी की डिटेल्स शो हुई। इसी तरीके से एक और एम्प्लॉय है, उसने यूजर नेम और पासवर्ड डिफरेंट एंटर किया, ठीक है, जो भी उसको अलॉट हुआ हुआ था। जब उसने वो एंटर किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको उस यूजर को या उस एम्प्लॉय को अपना जो है वो नेम शो हुआ, अपना जो है वो मतलब प्रोफाइल पिक्चर शो हुई, और उसके बाद सैलरी की डिटेल्स भी उसको शो हुई। Unlike a static website where the content remains fixed, a dynamic website can show different output depend on the user interaction. अब स्टैटिक वेबसाइट की तरह ये नहीं होता। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि जो कंटेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। हर किसी यूजर को सेम कंटेंट शो हो रहा होता है या सेम डाटा शो हो रहा होता है। बट अ डायनामिक वेबसाइट कैन शो डिफरेंट आउटपुट, ठीक है। लेकिन डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है कि हर यूजर के लिए जो है वो डिफरेंट कंटेंट या डाटा शो हो रहा होता है या डिफरेंट आउटपुट शो हो रही होती है। उसके यूजर के इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्लिकिंग अ बटन, एंटरिंग डाटा। अब इसके बाद हम लोग एक सिनेरियो को कंसिडर करते हैं। इफ अ स्कूल वांट्स टू शो ईच स्टूडेंट रिजल्ट और इट्स वेबसाइट, क्रिएटिंग अ सेपरेट वेब पेज फॉर एवरी स्टूडेंट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड हार्ड टू मैनेज। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है, और वहां पे क्या शो होता है, वहां पे स्टूडेंट का रिजल्ट शो होता है उस वेबसाइट के ऊपर। अब बजाय इसके जो स्कूल है, ठीक है, वो क्या करे कि वो मतलब वहां पे जितने वेब पेजेस हैं वो हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट वेब पेज को क्रिएट करे। इससे क्या होगा कि अगर वो हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट वेब पेज क्रिएट करेगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग है और इसके अलावा उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसकी बजाय कि वो डिफरेंट वेब पेजेस बनाए, वो क्या करे कि वो एक डायनामिक वेबसाइट बना ले, ठीक है। और जो डायनामिक वेबसाइट होगी वो हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका रिजल्ट डिफरेंटली ऑटोमेटिकली शो करेगा, राइट। उसमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हमें डिफरेंट वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे। लेकिन डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो चेंज कंटेंट शो कर रहा होता है, वो यूजर के आउट इनपुट के अकॉर्डिंग वो करता है। अब हर किसी को वो यूजर नेम और पासवर्ड अलॉट कर दें, हर जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या करे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा, उसको अपना रिजल्ट शो होगा। इससे क्या होगा कि टाइम भी सेव होगा और एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, फास्टली वेबसाइट भी वर्क करेगी और बेटर वे में काम करेगी। जब हम लोग डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले HTML लैंग्वेज को यूज किया जाता है। अब HTML लैंग्वेज को क्यों यूज करते हैं, ताकि जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वेब पेज का, वो क्रिएट किया जा सके। तो HTML के थ्रू क्या होता है, क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज।
जो सेकंड टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब जो हम लोगों ने वेब पेज बनाया होता है, जितने एलिमेंट्स इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किए होते हैं, उसकी स्टाइलिंग के लिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? CSS, स्टाइल एंड फॉर्मेट द वेब पेज। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं डायनामिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए? मेक्स अ वेब पेज डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उससे जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, जो उसके वेब पेजेस होते हैं वो डायनामिक होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं यूजर की इनपुट के अकॉर्डिंग या यूजर की इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग, और इंटरेक्टिव होती है, मतलब यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात कर लें कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक वेब पेज बनाया, ये हमारे पास एक वेब पेज है। अब कैसे यूजर की इंटरेक्शन होगी? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे एक बटन बना दिया। जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा कि यूजर की इंटरेक्शन हो रही है इस वेब पेज के साथ। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एक डायनामिक वेबसाइट हम लोग क्रिएट करें। हियर द एग्जैक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो फेडरल बोर्ड की बुक है, वहां से ये प्रोग्राम लिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि HTML का टैग यूज किया है, देन बॉडी का टैग। अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिख रहे हैं, तो जो लॉजिक हमने लिखनी होती है वो हम लोग कौन सा किस टैग में लिखते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं? वो स्क्रिप्ट का टैग होता है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर मतलब ये जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज को डिनोट कर रहा होता है या शो कर रहा होता है कि जहाँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज लिखी गई है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइन में हम लोग डिक्लेरेशन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं। अब हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, लेकिन वेरिएबल का नाम क्या रखा? हम लोगों ने वेरिएबल का नाम रख दिया इंडेक्स। ठीक है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं कि हम लोग यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं var, और उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल का नाम रख रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नाम रख दिया इंडेक्स, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये टर्मिनेटर यूज कर लेते हैं, सेमी कॉलन, इसे हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहे हैं इस लाइन के अंदर। फंक्शन क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? वेब पेज के ऊपर कोई भी लाइन हम लोगों ने लिखवानी है तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू वो लाइन लिखवा लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो डबल कोट्स हमने यूज किए हैं, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों ने एज इट इज जो भी इस डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, हम लोगों ने अगर एज इट इज कुछ अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाना है तो वो हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है फॉर लूप स्टार्ट आफ्टर दिस। अब ये लाइन हमारे वेब पेज के ऊपर एज इट इज शो हो जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लूप यूज कर रहे हैं। हम लोग लूप क्यों यूज करते हैं? जब हम लोगों ने कोई भी काम रिपीटेडली करवाना हो, ठीक है, बार बार एक ही काम करवाना हो, तो हम वहां पे लूप यूज करते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, बट यहाँ पे हम लोग फॉर लूप को यूज कर रहे हैं। ये फॉर लूप है। इसके अलावा वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होता है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू जो है हम लोग लूप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या चीज है? इंडेक्स इक्वल टू 0। जो हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था इंडेक्स, यहाँ पे हम लोगों ने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है विच इज 0। राइट, अब यहाँ पे बेसिकली ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमारा लूप बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होगा? तो 0 नंबर से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे कंडीशन है कि कब तक हमारा लूप चलता रहे। यहाँ पे कंडीशन है इंडेक्स इज लेस देन 10। तब तक चलता रहे जब तक इसकी वैल्यू 10 से कम होती है, तब तक चलता रहे। अब ये क्या चीज है? बेसिकली ये हमारे पास एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो वैल्यू इंडेक्स की 0 होगी, लेकिन जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जो 0 है इसके अंदर 1 प्लस हो जाएगा और इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, ठीक है, ये चलता रहता है, बार बार चलता है। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा कि इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई थी, अब इसके अंदर 1 प्लस होगा तो 2 हो जाएगी। फिर जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इंडेक्स, ये इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई थी, उसके बाद उसमें जब 1 प्लस होगा तो फिर 3 हो जाएगी। तो ये काम होता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों वेज हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, जब फर्स्ट टाइम लूप चला, ओके, जब फर्स्ट टाइम हमारे पास लूप चला तो इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी? हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू थी 0। राइट, जब इंडेक्स की वैल्यू 0 थी उसके बाद कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ये है कि इंडेक्स क्या लेस देन 10 है। हम लोग इंडेक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारे पास जो ये कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। क्या 0 लेस देन 10 होता है? हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर ट्रू होगी तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है इसको हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। जब इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा तो उसके बाद इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इन केस हमारे पास ये जो कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ये फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पे 10 है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर फिर हमारा कोड, या हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर जो कुछ लिखा होता है इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वो एग्जीक्यूट या रन नहीं होता या डिस्प्ले नहीं होता या शो नहीं होता।
ओके। अब इस केस में क्या है कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है, 0 <10 होता है, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे जो डबल कोट्स यहाँ से यहाँ तक है, ये एज इट इज हमारे पास शो हो जाएंगे, ठीक है, या इस तरीके से हमारे वेब पेज के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है, वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। ये ब्रेक टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं कि इसके बाद जो कुछ लिखा हो वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए, इस वजह से हम लोग ब्रेक टैग यूज करते हैं। अब क्या होगा, लूप दोबारा जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगा, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 1 ऐड हो जाएगा। कहाँ पे 1 ऐड होगा, जो इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 थी अब 1 हो जाएगी, राइट। उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 <10 होता है, अभी भी ये ट्रू है कि 1 <10 होता है। फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएंगे और इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू ये जो इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है वो दोबारा से प्रिंट हो जाएगा, इंडेक्स नंबर, इस तरीके से। और अब इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1, तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। पहले इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी अगेन, क्या 2 <10 होता है, हाँ 2 <10 होता है। दोबारा से इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएंगे और उसके बाद क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है वो एज इट इज हमारे पास शो हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्योंकि अब 2 है तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिस्प्ले होगा। इस तरीके से करते करते हमारे पास सारे नंबर 9 तक शो हो जाएंगे, ठीक है, 9 तक डिस्प्ले हो जाएंगे। 9 तक क्यों, क्योंकि 9 तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहेगी, हर बार 1 प्लस होता जाएगा। 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी, जब इंडेक्स की वैल्यू 4 होगी तब भी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, 4 <10 होता है। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नेक्स्ट टाइम 5 हो जाएगी इंडेक्स की वैल्यू, दोबारा कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी। फिर उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगी, वैल्यू 6 हो जाएगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 1 ऐड हो जाएगा, दोबारा ट्रू हो जाएगी। ये कब तक ट्रू रहेगी, जब तक 9 होगा, 9 <10 होता है, यहाँ तक ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे 9 तक हमारे पास नंबर डिस्प्ले होते जाएंगे। लेकिन जब 10 की बारी आएगी तो 10 <10 नहीं होता, कंडीशन हमारे पास गलत हो जाएगी, तो उसके बाद इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वो नहीं आएगा और इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको स्किप करके इस वाली लाइन पे आ जाएगा। जब इस लाइन पे आएगा तो दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है और यहाँ पे हम लोगों ने इसके थ्रू क्या लिखवाया है, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो आखिर में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, फॉर लूप स्टॉप। ओके, यहाँ तक ये लूप था, ठीक है, इसको हम लोग इसकी एग्जीक्यूशन हम लोगों ने देख ली कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन हम लोग क्यों बनाते हैं, जब भी हम लोगों ने कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना हो तो हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। अब हम लोगों ने फंक्शन कैसे बनाया, फंक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं विच इज फंक्शन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन का नेम रखते हैं, कोई भी नेम रख सकते हैं, मीनिंगफुल नेम रखना होता है। जो भी हम लोग फंक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं हम लोग उसके अकॉर्डिंग नेम रख देते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैपिटल लेटर में रखना है, स्मॉल लेटर्स में रखना है, डजेंट मैटर। हमने यहाँ पे रख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली जो फंक्शन है वो कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो जितने भी जो भी नंबर्स होंगे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा, ये काम करे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर और उसके बाद इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड करनी है। फिर हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर हम लोग क्या काम करवा रहे हैं, एक फॉर लूप दोबारा से हमने यूज किया है और यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 10, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन ऐड की है कि जब तक इंडेक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलता रहे। और यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं किया, बल्कि यहाँ पे हम लोगों ने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जितनी दफा लूप चलेगा हर बार 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 किया है तो जितनी दफा लूप चलेगा हर बार 1 माइनस होता जाएगा। मतलब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 10 होगी। लेकिन जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 1 माइनस होके नेक्स्ट टाइम इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 9। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से वैल्यू हो जाएगी 8। ये चलता रहेगा। कब तक हमारा लूप चलेगा, जब तक इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। लेकिन जब 0 की बारी आएगी तो क्योंकि 0 जो है, इंडेक्स की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, तो ये 0 के लिए नहीं चलेगा। लेकिन जब तक इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। और हर बार क्या करेगा, हर बार इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और यहाँ पे इस तरीके से क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम अंदर आएगा तो इंडेक्स नंबर और यहाँ पे प्रिंट कर देगा 9। फिर दोबारा से लूप चलेगा और जब इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा तो दोबारा से इंडेक्स नंबर और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्योंकि नेक्स्ट टाइम 9 हो जाएगी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से 9 डिस्प्ले कर देगा।
फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से यहाँ पे इंडेक्स नंबर 8 डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से करते करते यहाँ पे 1 तक शो होगा। लेकिन जब 0 की बारी आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है जब वो चेक होगी तो वो फॉल्स हो जाएगी, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं आएगा, और जो भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उसको स्किप करते हुए यहाँ से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि स्क्रिप्ट लैंग्वेज यहाँ पे खत्म हो गई है, तो इस वजह से हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग एंड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ लिखवा रहे हैं, आईडी इक्वल टू डायनामिक कंटेंट। यहाँ पे जो आईडी है इसका वैसे कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आईडी तब यूज करते करते हैं कि जब हम लोगों को जो ये पैराग्राफ है इसको कहीं और भी एक्सेस करना होता है, या कहीं और हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है या कुछ इस तरह से करना है, तो तब हम लोग आईडी यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने वैसे यहाँ पे आईडी लिख लिया है। अगर हम लोग नहीं लिखते यहाँ पे तो फिर भी कोई इशू नहीं होगा इस कोड में। ओके, अब हम लोग क्या करें, एक पैराग्राफ लिखवा रहे हैं। पैराग्राफ में हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसी तरीके से हम लोगों ने एक पैराग्राफ का टैग यूज किया। इसके अंदर हम लोग एक लाइन लिखवा रहे हैं, विच इज क्लिक द बटन टू चेंज आउटपुट टू डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट, इस तरीके से हमारे पास एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी एज इट इज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक बटन बना रहे हैं। राइट, अब हम लोग यहाँ पे बटन किस तरीके से बना रहे हैं, बटन ऑन क्लिक इक्वल टू डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि एक बटन बना रहे हैं, और इसके ऊपर जब हम लोग क्लिक करें तो क्या हो कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर का हम लोगों ने फंक्शन बनाया है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर का फंक्शन बनाया है, क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करें। जैसे हम इसको कॉल करेंगे, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, हम लोग फंक्शन को कॉल करें, या हम ये कह सकते हैं कि हम लोग फंक्शन को यूज करें। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके अंदर जो भी हमने लॉजिक लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा है, इसके अंदर हमने ये लिखा है कि जितने नंबर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाए, मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से डिस्प्ले हो जाए। तो जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। राइट, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और हम लोगों ने यहाँ पे बटन का नाम क्या रखा है, कि जो बटन शो होगा उसका नाम क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमने बटन का नाम रख दिया। ओके, अब हम लोग इसकी आउटपुट देख लेते हैं, ये किस तरीके से काम कर रही है, इसकी वर्किंग है, हम इसको आउटपुट में देखते हैं कि कैसे शो करे, और साथ ही इसकी वर्किंग को भी डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास शो, जैसे ही हम लोगों ने इसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाई तो हमारे पास ये शो हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू एज इट इज ये लाइन लिखवाई थी। उसके बाद हमने फॉर लूप लिखवाया था। फॉर लूप क्या कर रहा था, जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लूप स्टार्ट किया तो वहां पे इंडेक्स की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 0। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से हर बार उसके अंदर 1 ऐड होता गया, इस तरीके से करते करते 9 तक डिस्प्ले हो गया। 10 क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे कंडीशन ये रखी थी कि जो इंडेक्स है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जब तक ये 10 से स्मॉलर है तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहे। जब तक मतलब 9 तक ये स्मॉलर था तब तक जो है ये एग्जीक्यूट होता रहा। लेकिन जब 10 की बारी आई, क्योंकि 10 लेस देन 10 नहीं होता, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास 10 डिस्प्ले नहीं हुआ। उसके बाद हमने दोबारा से एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू एक लाइन लिखवाई थी, फॉर लूप स्टॉप, तो यहाँ पे जो है वो एज इट इज शो हो गई है। फिर हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखवाया था, क्लिक द बटन टू चेंज आउटपुट टू डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि यहाँ पे शो हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे एक बटन बनाया था जिसका नाम हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा था। अब ये बटन क्या काम कर रहा था, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जब हमने इस पर क्लिक किया तो ये वाली आउटपुट शो हो गई। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर फंक्शन क्या काम कर रहा है कि ये जो 0 1 2 3 लिखे हुए सारे नंबर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या इसको रिवर्स कर रहे हैं, 10 9 8 7 6 इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो डिसेंडिंग ऑर्डर का जो हमने फंक्शन बनाया था वो एग्जीक्यूट हुआ, और उसकी वजह से ये वाली आउटपुट शो हो गई है। डायनामिक स्टाइलिंग विद जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग आगे इसकी स्टाइलिंग करने से पहले हम लोग जाते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर और देखते हैं कि ये किस तरीके से इसकी आउटपुट शो हो रही है। ओके, यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो में गए, वो मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये एज इट इज वही कोड है जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, इसको मैं कंट्रोल S करती हूँ, राइट क्लिक, उसके बाद नीचे आएंगे तो ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी आउटपुट शो हो गई है। राइट, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है ये हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू एज इट इज शो हो गया। उसके बाद हमने फॉर लूप यूज किया, फॉर लूप 0 से स्टार्ट हो रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट 0 था, 9 तक जो है इसने डिस्प्ले किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फिर दोबारा से इसको जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू एज इट इज इसको शो करवा दिया। ये हमारे पास पैराग्राफ शो हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने एक बटन बनाया था डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये बटन क्या काम कर रहा था, ऑन क्लिक इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा था कि जो हमने फंक्शन बनाया है, जैसे इस बटन पे क्लिक करें तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ कि जो हम लोगों ने
फंक्शन के अंदर लिखवाया था हम लोग, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हमने कहा था कि जो भी नंबर था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो जाए। वहां पे क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट 10 था, और कब तक चलता रहे, जब तक उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है। तो 1 तक जो है इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है। ओके, इस तरीके से जैसे हमने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये शो हो गया। ओके, दोबारा हम अपने नोट्स की तरफ आते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग करनी है, कि जो हम लोगों ने यहाँ पे कोड किया इसकी स्टाइलिंग कर ले। आफ्टर डिस्प्ले द नंबर एंड क्रिएटिंग द डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हम लोग सारे नंबर्स डिस्प्ले कर दिए और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट भी कर दिए थ्रू बटन, वी कैन ऑल्सो यूज जावास्क्रिप्ट स्टाइलिंग। हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टाइलिंग भी यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें, तो हम लोग उसको, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। इफ वी ऐड द फॉलोइंग लाइन इनसाइड द डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ये लाइन लिखी है, इस लाइन को अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले फंक्शन के अंदर लिखेंगे, तो क्या होगा कि ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाली आउटपुट शो हो रही है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब हम लोग लाइन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने लाइन लिखी है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू पीच पफ। ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर है इसका वो क्या हो जाना चाहिए, पीच पफ। इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डॉक्यूमेंट क्या चीज है, डॉक्यूमेंट रेफर्स टू द होल HTML पेज। ठीक है, जो पूरा HTML पेज है इसको मतलब ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको रेफर कर रहा है। बॉडी का क्या मतलब है, रेफर्स टू द मेन कंटेंट विजिबल ऑन द वेब पेज। इस वेब पेज के ऊपर जितने जितना कंटेंट नजर आ रहा है, ठीक है, जितना मेन कंटेंट है, ये बॉडी है। फिर उसके बाद डॉट स्टाइल का क्या मतलब है, अलाउज एक्सेस टू CSS प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डायनामिकली। मतलब हम लोग इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं थ्रू CSS लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग क्या करें, इसका बैकग्राउंड कलर, मतलब इस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज करने की कोशिश करें, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज। उसके बाद हमने पीच पफ लिखा। पीच पफ मतलब ये कलर का नेम है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और उसका कलर क्या हो जाएगा, पीच पफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये एज इट इज वही कोड है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने वही काम किया। पहले फॉर लूप यूज किया, उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन यूज किया। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या काम कर रहा है, वही डिसेंडिंग ऑर्डर वाला काम कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर जस्ट हम लोग ने ये लाइन ऐड कर दी, बाकी एज इट इज वही कोड है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू पीच पफ। इससे क्या हुआ कि ये जो हमारे पास कलर है इसका वो चेंज हो गया। राइट, तो मतलब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कलर, मतलब उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और उसका कलर भी हम लोगों ने चेंज कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्टाइलिंग भी ऐड कर सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। और इस तरीके से जो है वो हम लोग मतलब चेंज, मतलब ये डायनामिक वेबसाइट है। कैसे डायनामिक वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे यूजर की इंटरेक्शन हो रही है। कैसे यूजर की इंटरेक्शन हो रही है, जैसे इस बटन पे यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक और आउटपुट शो हो रही है। तो अब जब बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे यूजर की इंटरेक्शन हो रही है, मतलब इस वेबसाइट के साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू प्रेसिंग द बटन। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।